माहौल क्या है बिहार में? इलेक्ट्रोल में जोश है। एनडीए और इंडिया एकदम नेक टू नेक फाइट में है। ये समीकरण शिफ्ट होंगे? वो है एक तो कांग्रेस का उभार फॉर दी वक्त विलेन, वो ईबीसी और डिप्रेस दलित। नमस्कार, मैं स्वाति। ई दिना में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन नज़दीक हैं, माहौल भी गर्म है, लेकिन जो तस्वीर गोदी मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है, क्या वही सही है? आज हमारे साथ बिहार से विनोद कुमार जी हैं। विनोद जी आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज से जुड़ गए। वो एक सामाजिक चिंतक हैं और बिहार की गरीब जनता, खास तौर पे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और डिप्रेस्ड दलित समुदायों के सरोकारों से जुड़े हैं। विनोद जी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं और हाल ही में इन्होंने एक जननायक सामाजिक विकास मंच का भी गठन किया है। आइए आज हम इनसे बिहार के ज़मीनी हालात समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार विनोद कुमार जी, ई दिना में आपका स्वागत है। अभी आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो पूरा इलेक्शन का माहौल गर्म है और आप बिहार से ही आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं इस वक्त माहौल क्या है बिहार में? क्योंकि न्यूज़ चैनल पे तो खूब गर्मा गर्मी दिख रही है, असलियत ग्राउंड पे क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि उदासीनता वाला माहौल तो नहीं है जी। इलेक्ट्रोल में जोश है, जोश है। हाँ, वो भले वो जिस पक्ष में रहे बट न्यूट्रल नहीं, मतलब उदासीन नहीं है, उनको उत्साह है, उत्साह में है। और इस बार चूंकि मेनली 3 पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में हैं, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और प्रशांत किशोर जी भी हैं जी। ये भी मेहनत कर रहे हैं, इनका अपना नैरेटिव्स हैं। तो ये तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी मैदान में हैं और गहमा गहमी बना हुआ है और हर क्षेत्र में जिनका जैसा प्रभाव है उस तरह का प्रभाव है। तो ये तो आकलन अभी नहीं कहा जा सकता है कि कोई फलां ही बन जाएगा, कोई फलां ही बन जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये 2 पार्टियां एनडीए और इंडिया एकदम नेक टू नेक फाइट में है। इस बार मुद्दे क्या हैं जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्या वो जो मीडिया में बताया जा रहे हैं वही मुद्दे हैं, या अलग अलग, बिहार भी एक बड़ा स्टेट है, अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे होंगे, तो उन पे ज़रा आप रोशनी डालेंगे, क्या इस बार के मुद्दे हैं? देखिए मैडम, मुद्दा का जहाँ तक बात है, एक जनरल जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ऑफिशियली, तो ऑफिशियली तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको घोषणा किया नहीं, ठीक है, या बिग वे में नहीं किया, वो अंदर खाने छोटा मोटा करके कर लिए तो बात अलग है। तो अगर हम एनडीए का बात पहले करें तो एनडीए का तो अपना एक रहता है कि जो भाई सामने में इंडिया गठबंधन है और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो स्वाभाविक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तो तेजस्वी यादव को या उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी को याद करा के लोगों को ये दिया जाता है कि भाई उस जंगल राज को याद करो, तो अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हो तो देख लो। तो एक तो उनका कैंपेन में ये रहता है उनके तरफ से, और अपना विकास के नाम पे जो इन्होंने जो कुछ काम किया है, रोड सड़कें वगैरह बनाए हैं, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना है, इसको वो अपना प्रसारित करते हैं जी। और चूँकि राज्य और केंद्र में सरकारें एक ही पार्टी की हैं, तो ये भी होता है कि भाई जब सरकार बनेगी तो बिहार को और प्रिविलेज मिलेगा, फंडिंग वगैरह मिलेगा तो और विकास होगा। तो एनडीए का मोटा मोटी मतलब ओवरऑल इस तरह का परसेप्शन है। और एसआईआर जो हो रहा था, तो एसआईआर के पक्ष में भी जो बातें आ रही थी कि इसमें विदेशी लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और ये सब जो नैरेटिव्स बनाया जाता है, लेकिन जब वो एसआईआर हो गया और जब सारा रिपोर्ट आ गया और जब इलेक्शन कमीशन ने उसमें 2-4 आदमी का नाम बताने में सफलता केवल पाया, तो ये बात तो हवा हवाई हो गई, हवा हवाई हो गई। अच्छा। तो मोटा मोटी जैसे एनडीए के तरफ से जो ये जनरल परसेप्शन रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव्स बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो तो शायद बिहार में नहीं है। अच्छा। लगभग नहीं है। इंडिया गठबंधन का जहाँ तक बात कहा जाए तो इन लोगों ने 2-3 काम किया है जो कि डिफरेंट है। पहला तो इन्होंने कि समाज के ईबीसी क्लास को आइडेंटिफाई किया
और इसके लिए एक इन्होंने 10 सूत्री न्याय संकल्प को घोषणा किया, जो एक्सक्लूसिव इनके लिए किया गया, जिसमें महागठबंधन के सारे नेता थे इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ये पटना में इन लोगों ने किया, चाणक्य होटल में एक्सक्लूसिव। इस तरह का इलेक्शन के समय कोई संकल्प मैनिफेस्टो अलग चीज़ होता है जी, रिजोल्यूशन है कि रिजोल्यूशन का डिक्लेरेशन। मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी के बाद इंडिया का ही पहला एक्सपेरिमेंट हुआ होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के, स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी के लिए। उसमें इन्होंने जो कई सारी बातें हैं, लेकिन अगर उसमें मुख्य बात रखा जाए तो एक तो है कि जो वहाँ पंचायतों में आरक्षण है तो ईबीसी को अभी 20% है, जिसको बोला गया है कि सरकार बनने के बाद 30% कर दिया जाएगा जी। उसके बाद है कि अभी बिहार में जो ग्रामीण स्तर पे जो एट्रोसिटीज होती हैं तो दलितों के साथ तो होता ही है, ईबीसी के जाति के लोगों के साथ भी होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए कमिटमेंट किया गया है कि ईबीसी के लिए भी शेड्यूल कास्ट के तर्ज पे एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया जाएगा। ये एक बड़ा कमिटमेंट किया है इन लोगों ने। और तीसरा कमिटमेंट इन्होंने किया है कि बहुत सारी जो समृद्ध जातियां हैं जिनको कि ईबीसी के लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको आ जाने से ईबीसी की को जो प्रिविलेज है अवेलेबल वो लगभग 2/3 या 2-3 जातियों में चला जाता है। तो प्रैक्टिकली ईबीसी के पास आज के डेट में कोई जो करीब 110 जातियां हैं उनके पास कुछ बच नहीं जा रहा है। तो सरकार ने यह भी कमिटमेंट किया है कि जब सरकार बनेगी तो उसको हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बना के और उसका हम लोग एड्रेस करेंगे, उस इशू को रिवाइज करेंगे। हाँ, उसको एड्रेस करेंगे जो भी कानून के दायरे में जो होगा। तो ये कमिटमेंट, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा है जो कि और लोगों के लिए भी है। ईबीसी के ये मेजर चीज़ है। इसी के साथ इन लोगों ने दलित के लिए भी एक संकल्प पत्र जारी किया है जी, है ना। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जो भी होमलेस लोग हैं तो उन होमलेस लोगों को 3 डिसमिल लैंड शहरी क्षेत्र में और 5 डिसमिल जमीन ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा। ये सब कमिटमेंट है। तो अगर हम इस चीज़ पर लें कि इसके अतिरिक्त और भी घोषणा इन लोगों का है, इंडिया गठबंधन का माई बहन योजना है कि हम हर महिलाओं को नौकरी मिलेगा। हाँ, ये दोनों तरफ से अनाउंस हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। तो इस तरह का सारा चीज है। लेकिन ये तो आपने बात की अलायंस और पार्टियों की। हाँ। लोगों के लिए कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, वो किस मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, अगर बहुत ईमानदारी से बात किया जाए तो बिहार में वोट जो है अन्य कारणों से पोलराइज्ड है जी। पर्टिकुलर किन्हीं का पोलराइजेशन एक्स के साथ है, किसी का वाई के साथ है। तो जब वो पोलराइजेशन है तो वहाँ मुद्दा काम करता नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। वो इफेक्टिव इफेक्ट में वो नहीं आ पाता है। ऑफ कोर्स आप ये नहीं कह सकते कि उसका 0 इफेक्ट होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट उसका नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बट जैसे नीतीश जी ने कुछ कार्यक्रम किया, जैसे 10-10 हज़ार रुपया सारे महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको उद्यमिता के नाम पे दिया गया है, तो जो कि नॉन रिटर्नेबल बोला जा रहा है। तो वो एक कदम है जो कि शायद महिला को कुछ प्रभावित करे, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ी संख्या है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट दिया गया है। पूरे बिहार में लगभग 8,000 करोड़ रुपया दिया गया है। पहले भी बोला जाता था कि महिलाएं बहुत सपोर्ट करती हैं नीतीश कुमार को, शराबबंदी के बाद उसकी वजह से बच्चियों को तमाम स्कूल में जाने का सुविधा वगैरह लेके। तो नीतीश कुमार के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर फीमेल्स को है, खास करके जो ग्रामीण परिवेश में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने जैसे शुरुआत में आप बात कर रहे थे कि जाति का काफ़ी इम्पैक्ट है बिहार में और इतनी जातियों में बटा है और सब पार्टीज़ उनके लिए अलग अलग क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोच रही हैं। तो इसी में हम अगर जाति समीकरण की बात करें और जो भी पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने जाति ब्लॉक्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रही हैं। जैसे आरजेडी यादव और नीतीश कुमार जी की पार्टी कुर्मी और ईबीसी और एनडीए का एक समूह है वो इनको एड्रेस कर रहा है, इंडिया अलायंस का। तो इस बार आपको कुछ लग रहे हैं जाति समीकरण शिफ्ट होंगे, जो पार्टियां बात कर रही हैं उन समीकरण की वजह से, या पिछले
5 साल में कुछ बदला है, एंटी इनकम्पेंसी है या कोई और कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कुछ शिफ्ट होगा इस बार? देखिए 2020 से और 2025 में एक जो सब्सटेंशियल चेंज जो दिख रहा है, जो कि 2020 में लगभग एग्जिस्ट नहीं करता था जी। वो है एक तो कांग्रेस का उभार, कांग्रेस पार्टी का उभार। कांग्रेस पार्टी ने मतलब बिगड़ 7-8 महीना मेहनत करके एक ज़बरदस्त कमबैक किया है, ठीक है। मतलब वो डिस्कोर्स में आ गया, पब्लिक डिस्कोर्स में अब आ गया कांग्रेस, लाइक दैट। तो ये एक तो शिफ्ट है। और दूसरा प्रशांत किशोर का जन सुराज पार्टी जी। ये भी पब्लिक डिस्कोर्स में आ गए हैं। तो ये वोट को कितना अपने तरफ शिफ्ट करेंगे ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी गठबंधन का पार्ट था, इंडिया गठबंधन का, और आज भी है। और फर्क इतना ही है कि उस समय कमबैक में नहीं था और अभी वो कमबैक में अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। तो इसका असर ये हो सकता है कि जो वोट बीजेपी के साइड में, बहुत सारे वोट ऐसा हैं जो कि न इनकम्बेंसी का जो बात करते हैं, अगर उससे उनको कोई समस्या हो तो शायद कुछ वोट इस साइड में शिफ्ट कर सकता है। उसका कारण क्या है कि देखिए, अगर बहुत ईमानदारी का बात तो यही है कि कम्युनिटी वाइज कुछ अपर कास्ट हैं तो वो मेजरली बीजेपी के साथ अटैच्ड हैं, जो वैश्य क्लास हैं वो मेजरली बीजेपी के साथ हैं, कुर्मी हैं तो वो नीतीश जी के साथ मेजरली हैं, कुशवाहा हैं तो वो दोनों तरफ सब में बटा हुआ है। कुशवाहा जहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो उनके साथ, मतलब वो किसी के साथ अटैच नहीं कहा जा सकता है। यादव हैं तो वो आरजेडी के साथ हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मेजरली आरजेडी के साथ है और पार्शियली नीतीश जी के साथ है। बट इस बार में भी कि मुस्लिम नीतीश जी के साथ कम रहे या ना के बराबर रहे, ड्यू टू हिज सपोर्ट फॉर द वक्फ बिल एक्ट। उसके पहले सपोर्ट रहता था उनको। ईबीसी और जो दलित हैं, तो दलित में देखिए सबका अपना अपना पार्टी बना हुआ है, चमार के लिए अपना पार्टी है, नेता हैं, सब चीज़ हैं। तो जो उसमें पासवान है तो रामविलास पासवान चिराग की पार्टी है, मुसहर हैं तो जीतन राम मांझी बनाए हुए हैं। तो इनकी पार्टियां जो दलित समाज में जो ऊपर की 4-5-6 जातियां हैं उनका अपना बना हुआ है जगह। जो मार्जिनलाइज दलित हैं, जो डिप्रेस दलित हैं, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है। और लाइक वाइज जो ईबीसी समाज है, तो ईबीसी समाज का 2020 के इलेक्शन तक में, 2015 के इलेक्शन तक तो पूरा इंटैक्ट था नीतीश जी के साथ, लेकिन 2015 में इन्होंने कुछ जातियों को ईबीसी के लिस्ट में डाला जो कि बड़ी सशक्त जातियां थी, जिससे ईबीसी को मिलने वाला प्रिविलेज काफ़ी घट गया। तो इस प्रतिक्रिया में थोड़ा उधर से झुकाव इनका 2020 में घटा और 2025 में तो मेरे को लगता है कि सब्सटेंशियली घटेगा। तो वो वोट शिफ्ट करेगा एनडीए गठबंधन से, मेरे ख्याल से इधर शिफ्ट करेगा, आ सकता है। हाँ, इंडिया गठबंधन में। दूसरा बात, डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी इंडिया गठबंधन ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है, लोगों से मिला है, जुला है, बातें हुआ है। तो संभावना है कि इसका भी कुछ वोट शिफ्ट इंडिया गठबंधन में करे। तो मोटा मोटी यही चीज़, परिवर्तन जो भी आपका पोलिंग के पैटर्न में जो परिवर्तन दिखेगा वो ईबीसी और डिप्रेस दलित में दिखेगा। बाकी तो जो जहाँ पर जिस घर में बंधे हुए हैं उस घर में लगभग हैं। तो आपको लग रहा है ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगी? हाँ, होना चाहिए। जातियां, हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। और जैसे अभी लोकसभा का जो इलेक्शन गया है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि राम मंदिर इन्फ्लुएंस कर सके उसे। आपको क्या लगता है कि अभी के इलेक्शन में क्या उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा बिहार के इलेक्शन में? देखिए मैडम, बिहार में क्या है ना कि बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति समझता है, ये उसकी स्पेशलिटी है कि गणित और राजनीति बिहार का बच्चा बच्चा समझता है।
तो अगर सच में राम मंदिर का मामला हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई राजनीतिक उद्देश्य या कोई अन्य उद्देश्य से अगर कोई चीज़ हो तो बिहार के लोग इतना समझते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई सब्सटेंशियल मुद्दा बिहार के चुनाव में नहीं बनेगा। मतलब रिलीजन किसी प्रकार से कोई नैरेटिव नहीं बनेगा। हाँ, वो उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। पिछली बार के इलेक्शन में भी तेजस्वी जी ने उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हम कुछ योजना बनाएंगे ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इस बार वो मुद्दा है कि नहीं, और किसी पार्टी ने उनको एड्रेस करने की बात की है? देखिए, इस मुद्दा को तो सबसे ज़्यादा जन सुराज के तरफ से प्रशांत किशोर जी ने उठाया है और अच्छे से उठाया है, और इसके लिए उन्होंने बीजेपी को अच्छे से कॉर्नर भी किया है कि भाई मोदी जी आते हैं तो अपने यहाँ बुलेट ट्रेन चलवाते हैं और फैक्ट्री खुलवाते हैं और बिहार में आके पैसेंजर ट्रेन चलवाते हैं ताकि उनके लिए यहाँ से लेबर जाए, बिहार से लेबर गुजरात में जाए उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उन्होंने कॉर्नर तो बहुत अच्छे से किया है। तो मुद्दा तो है, ये मुद्दा है, और इस पर ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन ने बहुत खुल के तो बात नहीं किया है, लेकिन ये बात वो कर रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करेंगे, हर परिवार से कम एक आदमी को नौकरी देने का वादा कर रहा है। तो ये मुद्दा है। आपने जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की बात की, और वो नई पार्टी है और नई पार्टी को लोगों के बीच में भी उत्साह होता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक अच्छी पहल है बिहार के लिए, इलेक्शन सिनेरियो के लिए, और क्या वो बिहार के मुद्दों को सही तरह एड्रेस कर पा रहे हैं? क्या वो जगह बना पाएंगे या वो स्पॉइल्ड स्पोर्ट या वोट काटने का काम करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी की पार्टी नई है, लेकिन प्रशांत किशोर जी नए नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी को पूरे देश में लोग जानते हैं, एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट के इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जानते हैं, और उनके अकाउंट में, उनके क्रेडिट्स में कई इलेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने उनका एडवाइस रंग लाया है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी तो नए नहीं हैं, लेकिन उनका राजनीतिक स्वरूप नया है जी। और उसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया जनसुराज करके, और काफ़ी मेहनत भी किए और कर रहे हैं, और स्टेट का कुछ ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन से मतलब नहीं रखता है, जो ग्राउंड के रियलिटी से मतलब रखता है, और जो कि अच्छी बात है। तो ये सब बातें अच्छी है, लेकिन चूँकि चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी का तो वजूद तब है जब पब्लिक उसको वोट दे जी। तो अगर उस एंगल से अगर देखें तो शायद उसमें प्रशांत जी को कोई बड़ी सफलता तो मिलने नहीं जा रही, सब्सटेंशियल सफलता भी शायद न मिल पाए, सब्सटेंशियल की उनको अकाउंट फोर किया जा सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने फील्डिंग तो हर जगह किया है, कैंडिडेट्स इनके सारे जगह हैं, और इनके कैंडिडेट्स को वोट मेरे ख्याल से जनसुराज के मुद्दा पे कम मिलेगा, लेकिन वो कैंडिडेट का जो अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, तो वो वोट तो उनको ज़रूर मिलेगा। अब जैसे पटना में एक कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ डॉक्टर के.सी. सिन्हा को दिया गया है। तो डॉक्टर के.सी. सिन्हा रिनाउंड मैथमेटिशियन है, हम लोग भी उनसे पढ़े हैं जी, है ना, हम लोग भी उनसे पढ़े हैं साइंस कॉलेज। तो अब उनके क्षेत्र में 2-4 हज़ार तो उनका चेला होगा, तो वोट तो दे ही देगा ना उनको। इस तरह से उन्होंने कैंडिडेट जो फील्ड किया है वो सब इस तरह के लोग किए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस आएगा, वोट पर इफेक्ट आएगा। लेकिन मुद्दा हमको लगता है कि नहीं बन पाया है अभी तक कैंपेन में, क्योंकि बिहार में जो विचार जिस तरह से पैरेलल जो धारा चल रही है इंडिया और एनडीए का और इंडिया का, उसमें शायद ये पेनिट्रेट अभी नहीं कर पाए। रादर मतलब मेरे ऐसा आदमी तो प्रशांत जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए
कि इनका जितना एनर्जी है, जितना उनका चिंतन है, कि ये पॉलिटिशियन का काम से बेहतर होता है कि ये सिविल सोसाइटी के लिए काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी के लिए काम करते हैं। और इनमें जो कैपेसिटी है कि किसी भी सरकार को पब्लिक काउज के लिए ये नील डाउन करवा दे सकते हैं। लेकिन जब ये खुद सरकार का पॉलिटिक्स करने का मतलब आप भी उस शामिल हो गए तो फिर आप वहाँ थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं जी। हाँ। इसी में एक और पार्टी है CPI-ML, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और कुछ एरिया में इनकी पकड़ भी मजबूत है। इस बार आपको क्या लगता है CPI-ML के चांसेस? इनका परफॉर्मेंस जैसे था वैसा ही रहेगा, थोड़ा प्लस ही होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी हैं, ये लोग अपना ग्राउंड पे काम करते हैं। इनके जो लीडर्स भी हैं वो ग्राउंडेड लीडर्स हैं। तो ये समझिए कि ऑड मैन आउट टाइप का आज के डेट में पार्टी ये लोग हैं, तो इन लोग का अपना सिस्टम है, चलेगा। लेकिन स्ट्रांग है उनका। हाँ, इनका अपना कैडर स्ट्रांग है जी। बिल्कुल। जाने से पहले आपने SIR की बात की थी और फिलहाल SIR का मुद्दा ठंडा पड़ गया है बिहार में। लेकिन क्या वो इलेक्शन में अफेक्ट करेगा? क्योंकि एक टाइम पे बहुत गर्म था, क्या लोगों की नाराजगी है उसको लेके? और अब बीजेपी ने अनाउंस किया है कि पूरे देश में SIR करेंगे, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि SIR आपने देखा है अपनी आंखों से क्या हुआ है बिहार में, ताकि पूरे देश के लोगों को भी पता चले कि वो भी थोड़ा रेडी रहें SIR को लेके। देखिए मैडम, SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो इन थ्योरेटिकली तो इसमें कोई गलती नहीं है जी। कोई लिस्ट अगर है उसको हम थ्योरेटिकली रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें कोई इन प्रिंसिपल कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तब हो जाती है ना, जैसे नीतियाँ गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ नियत होता है ना। तो अगर नियत गड़बड़ है तो कोई भी नीति काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ था चुनाव आयोग पे कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जिस समय शुरू किया कि अब 2 महीना चुनाव का बचा हुआ है, 4 महीना चुनाव का बचा हुआ है और आप घोषणा कर रहे हैं, और उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं चुनाव आयोग के विरुद्ध में हुई थी कि पब्लिक परसेप्शन भी उसका एक न्यूट्रल और ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन का शायद थोड़ा धूमिल हो गया था जी। वैसे समय में ये हुआ, तो एक तो ये काउज हुआ जिससे कि लोगों में इसके लिए लगा कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं कोई गोलमाल करेंगे, ये दिमाग में आ गया, प्रजम्पशन भी कुछ हो जाता है जी। और तब है कि साइमल्टेनियसली इस मामले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कई डायरेक्शंस दिए, कई कंट्रोल एंड कमांड्स दिए। तो ये सारा प्रयास है कि पब्लिक का रिएक्शन, चूंकि जिन कागजातों को मांगा जा रहा था वो सारे कागजात सब लोगों के पास थे नहीं, तो वो एक बड़ा कंसर्न था कि भाई हम कहाँ से कागज ला के दें। नहीं भी रहता है बहुत लोगों के पास, नहीं भी रहता है। दूसरी बात कि आप ही बोलते हो कि बिहार के करोड़ों लोग पलायन में हैं, तो वो बेचारा अपना रोजी रोटी छोड़ के वो अपना कागज देने के लिए आपके पास नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं से ये परसेप्शन बना कि ये रैशनल नहीं हो रहा है, इरेशनल है। ठीक है, पॉलिटिशियंस अपना जो भी व्यू लेते हैं वो तो अपना एक जगह पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी अप्रोच रैशनल नहीं लगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया रोल किया कि कई जगह पे इनको इंटरप्ट किया, कई जगह पे इनको करेक्ट किया, और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को फोर्स किया कि आपको इसको मानना पड़ेगा। तो ये सब लेके मिला जुला के नट सेल में ये काफ़ी हद तक जो शुरू में 50 लाख 70 लाख लोगों का नाम कट रहा और ये हो रहा वो हो रहा, वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया। अब वो इतना रिड्यूस हो के इतना मतलब वो इनसिग्निफिकेंट है कि वो अब इशू नहीं है चुनाव में। SIR कोई इशू बिहार के चुनाव में नहीं है जिस प्रकार से वो था जी। हाँ, तो आज के डेट में ही है कि SIR कोई बुरा चीज़ नहीं है, अच्छे से किया जाए और समय दे के किया जाए। इतना कैजुअली नहीं किया जाए कि आप किसी जो भी कर्मचारी को आप लगाएंगे, अब उसको टाइम का विंडो इतना कम देंगे और प्रेशर बना के रखेंगे, तो एवरी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो जाए।
उसका इंटेंशन खराब नहीं भी हो सकता है, लेकिन कई बार जान बचाने के लिए आदमी गलत काम कर देता है, नौकरी बचाने के लिए कुछ कर बैठता है। इस तरह का चीज़ तो समय दिया जाना चाहिए। बाकी आज के डेट में SIR कोई बिहार के इलेक्शन के लिए अभी कोई इशू नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और बिहार का इलेक्शन करीबी से देखने और समझने के लिए। आशा है आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे बिहार के इलेक्शन के टाइम और इलेक्शन के बाद समझने के लिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसी तरह की चर्चाओं को सुनने और समझने के लिए ई-दिना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.